and welcome everyone. So today we are going to have major test 6 biology paper discussion and let's begin. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है that is question number 91 and ये क्वेश्चन है प्रोथैलस एंड प्रोटोनीमा के बारे में. ठीक है बेटा, देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोथैलस एंड प्रोटोनीमा. देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रोथैलस की एंड प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा हमें कहां देखने को मिलता है? इट इज हैप्लॉइड ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर किसमें? इन ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो हैप्लॉइड है, ग्रीन है एंड क्रीपिंग है. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा सॉइल सरफेस पे. ठीक है, और सिंस ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक भी होगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा कहाँ जाता है? लीफी स्टेज में डेवलप होता है. याद होगा आपको ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल. प्रोथैलस, प्रोथैलस हमको देखने को कहाँ मिलेगा? इट इज फाउंड इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. ठीक है बेटा, और ये भी क्या होगा? ये भी होगा आपका हैप्लॉइड. कैसा होता है? हैप्लॉइड होगा. ठीक है, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो फर्स्ट होता है, वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है टेरिडोफाइटा में, दैट इज प्रोथैलस. और साथ में इसका क्या होगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा इसका किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखेंगे. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस बोथ आर व्हाट? गैमेटोफिटिक. बोथ आर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स, मतलब दोनों क्या होंगे? हैप्लॉइड. ठीक है, सो बोथ आर रिलेटेड विद गैमेटोफिटिक जनरेशन. ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे इसमें. क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम लोग अब. क्वेश्चन नंबर 92 बेटा देखेंगे. इनकरेक्ट मैच हमें बताना है. ड्यूटेरोमाइसिटीज एगेरिकस, नहीं बेटा, एगेरिकस किसका मेंबर होता है? बेसिडियोमाइसिटीज का. ठीक है, एगेरिकस मतलब मशरूम. तो ये इनकरेक्ट मैच है. सेकंड देखेंगे फाइकोमाइसिटीज अल्बुगो. हाँ बेटा, अल्बुगो जो है वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है. ठीक है, और ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कॉज करता है. बेसिडियोमाइसिटीज ऑस्ट्रेलागो, यस बेटा, पक्सिनिया ऑस्ट्रेलागो, ये दोनों किसके मेंबर होते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के. तो ये भी करेक्ट है. एस्कोमाइसिटीज एस्परजिलस, ये भी करेक्ट मैच है. तो इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन 1. 93 देखेंगे. 2 कॉलम्स है, मैच करने हैं आपको. मैंगो, मैंगो एनाकार्डियेसी फैमिली का है. ठीक है, एनाकार्डियेसी. हाउस फ्लाई मुसीडी, वीट पोएसी एंड डॉग किसका है? कैनिडी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे इसमें. 94 देखेंगे क्वेश्चन नंबर. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Viruses have inert crystalline structure outside the living cell. This is correct. हाँ जी, वायरस होस्ट के बाहर कैसा है? नॉन लिविंग है, और इसकी बॉडी कैसे हो जाएगी? क्रिस्टलाइन हो जाएगी. ठीक है, तो क्रिस्टलाइज्ड होता है ये. सही है. वायरस कॉजेज डिजीज लाइक टाइफॉइड, टेटनस एंड मैड काउ. नहीं बेटा, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, टिटेनस बैक्टीरियल डिजीज है, मैड काउ इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रियन. ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कोई भी वायरस कॉज नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. Viruses are obligate parasite, correct है. And viruses have genetic material that could be either RNA or DNA. This is also correct. So incorrect statement कौन सा होगा? Option number 2. Question number 95 देखेंगे यहाँ पे. Question number 95 क्या बोल रहा है आपका? Question number 95 says choose the correct statement. हाँ जी, आपको correct statement बताना है. Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure. बिल्कुल सही बात है. आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो यू बैक्टीरिया के सेल वॉल से अलग होता है, बोथ इन स्ट्रक्चर एंड इन कंपोजिशन. ठीक है, ओके.
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेलर मूवमेंट। नहीं बेटा, माइकोप्लाज्मा में फ्लैजेला नहीं होता और वहाँ पे फ्लैजेलर मूवमेंट भी नहीं होता। अगर होता भी, इफ एट ऑल अगर माइकोप्लाज्मा में फ्लैजेला कभी बनता तो वो प्रोकैरियोट है, उसमें भी कैसा होता, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला बनता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, साइनोबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। साइनोबैक्टीरिया में बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, बल्कि फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, यू बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं बेटा, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं एंड दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 96, which group of organism have soap box like structure, indestructible, float passively and microscopic in nature। देखो बेटा, अब यहाँ पे बहुत सारा ना कैरेक्टर दिया हुआ है इस ऑर्गेनिज्म का। नंबर 1 कि इसके पास सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ जी, और इस सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्रिस्ट्यूल। कहाँ देखने को मिलता है, डायटम्स में। इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसीलिए मरने के बाद वो ओशियन फ्लोर पे जमा हो जाता है और क्या बनाता है, डाइएटोमेसियस अर्थ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मोस्टली किसका बना होगा ये, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का या सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, सोप बॉक्स लाइक फ्रस्ट्यूल होगा किसमें, डाइटम्स में। फ्लोट पैसिवली, यस दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ये पैसिवली फ्लोट करेंगे ऑन द ओशियन सरफेस। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, हाँ जी यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। और ये जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर दी one of the major producers of the oceanic ecosystem। ठीक है, they are chief producers of the oceanic ecosystem। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाइटम्स। अब देखिए ऑप्शन में डाइटम्स नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे क्राइजोफाइट्स दिया हुआ है। ठीक है, क्राइजोफाइट जो फैमिली है उसमें आपका डाइटम्स भी आते हैं और डेस्मिड्स भी आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे क्राइजोफाइट्स। ठीक है, 97, चूज द इनकरेक्ट मैच। साइकस डायोसियस होता है, बिल्कुल सही है। साइकस किस डायोसियस, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, मेल प्लांट पे मेल कोन, फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन। इक्विसेटम, इक्विसेटम हॉर्स टेल को बोलते हैं, स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल है ये, अगर आपको याद हो। ठीक है, और ये होमोस्पोरस होता है बेटा, ये हेट्रोस्पोरस नहीं होता। हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल याद रखेंगे, साल्विनिया, सेलाजिनेला, अजोला एंड मार्सिलिया। ठीक है, इक्विसेटम इज अ होमोस्पोरस, तो ये इनकरेक्ट मैच है। फ्यूनेरिया, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। फ्यूनेरिया क्या होता है, फ्यूनेरिया इज अ मॉस, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है और यहाँ पर इलाबरेट स्पोरोफाइट बनता है फुट सीटा कैप्सूल में जो डिवाइडेड होगा, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, और जो गैमेटोफाइट होगा इसका वो क्या होगा, गैमेटोफाइट जो होगा वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, ये मेन प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, तो फ्यूनेरिया में जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट है और ये डोमिनेंट फॉर्म है इसके लाइफ साइकिल का। ठीक है, फोर्थ, सेलाजिनेला, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, बिल्कुल सही बात है। सेलाजिनेला हेट्रोस्पोरस होगा और जो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, तो ये भी सही है। गलत सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। 98 देखेंगे, रीड द फॉलोइंग टर्म्स, और इसमें से आपको बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर रिलेटेड विथ बैक्टीरिया। ठीक है, पाइलाई बैक्टीरिया से रिलेटेड है। सीलिया, सीलिया यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है बेटा, हमेशा याद रखना। पाइलाई सिर्फ प्रोकैरियोट में होगा, यूकैरियोट में नहीं होगा। सीलिया सिर्फ यूकैरियोट में होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सीलिया यूकैरियोटिक होगा, पाइलाई प्रोकैरियोटिक होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, गांठ मान लेंगे इस बात को। ठीक है, फ्लैजेला, फ्लैजेला दोनों में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, तो बैक्टीरिया में पाइलाई होगा, फ्लैजेला होगा। प्लाज्मिड बिल्कुल होगा। मीसोजोम, यस एनालोगस टू
माइटोकॉन्ड्रिया। कैप्सूल होगा होल्ड फास्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्राउन एल्गी में, ठीक है, हमने केल्प की बात की थी, हाँ जी, वहाँ पे आपको होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, ना कि बैक्टीरिया में, ठीक है। तो यूजुअली ये आपको कहाँ मिलेगा? एल्गी में। पाइलिनॉइड एल्गल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। म्यूरिन, हाँ जी, म्यूरिन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल और ये बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो बैक्टीरिया में मिलेगा। जाइगोट, बैक्टीरिया में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, वहाँ पे कभी भी गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो पाइलाई, फ्लैजिला, प्लाज्मेट, मेसोजोम, कैप्सूल एंड म्यूरिन, ये सारे टर्म्स बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं। कितने हो गए? 6, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 99, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम है एंड एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, देखो बेटा, ट्राइमेरिक गाइनोशियम है, यही आपका कीवर्ड है इसमें, ठीक है। ट्राइमेरिक गाइनोशियम है मतलब फ्लावर कैसा है? ट्राइमेरस, और ट्राइमेरस फ्लावर की एक ही फैमिली आपको पढ़नी है, दैट इज लिलिएसी, ठीक है, द ट्यूलिप फैमिली, ओके। तो ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम, एक्साइल प्लासेंटेशन, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये सब किसके कैरेक्टर होगा? लिलिएसी के, ऑप्शन नंबर 2। 100 देखेंगे, पेटूनिया एंड टोबैको बिलोंग्स टू विच फैमिली? एनसीईआरटी का सीधा सीधा एग्जांपल है सोलानेसी, ठीक है। पेटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट है, टोबैको फ्यूमिगेटरी प्लांट है, ठीक है। तो ये दोनों किसके मेंबर हैं? सोलानेसी फैमिली के। सोलानेसी फैमिली का दूसरा नाम पोटैटो फैमिली, ठीक है। 101 देखेंगे, ड्रूप फ्रूट विथ फ्लेसी एडिबल मेसोकार्प इज फाउंड इन, ड्रूप विथ फ्लेसी एंड एडिबल मेसोकार्प। देखो बेटा, ड्रूप में मेनली एनसीईआरटी में आपको 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक है मैंगो, दूसरा है कोकोनट, ठीक है। अब कोकोनट में जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है, नॉन एडिबल है, लेकिन मैंगो में जो मेसोकार्प है वो क्या है? फ्लैशी है, जूसी है एंड एडिबल है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, मैंगो, ओके ओके। 102, स्टार्च सीथ, large pith and conjoined open vascular bundle are found in, देखो बेटा, starch sheath present होना है, large pith होना है and conjoined open vascular bundle होना है, ठीक है। अब देखिए, अगर open vascular bundle है इसका मतलब ये क्या होगा? डाइकॉट, मोनोकॉट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 1 और 2 बच गया, डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, ठीक है। अब डाइकॉट रूट में कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल नहीं होगा, वहां पे क्या होता है? रेडियल, तो कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल आपको कहाँ मिलेगा? स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, लार्ज पिथ, हाँ जी बेटा, यहाँ पे लार्ज पिथ होता है, ठीक है। और स्टार्च सीथ एंडोडर्मिस में यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, बल्कि क्या होगा? स्टार्च सीथ। रूट के केस में क्या होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पर 101 का, सॉरी 102 का आंसर क्या लगाएंगे? डाइकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर 4। 103 देखेंगे, यूजुअली 2 to 4 xylem and phloem patches and radial vascular bundles are found in, देखो बेटा, यहाँ पे 2 बातें कही जा रही हैं, एक कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑफ रेडियल टाइप, किस टाइप के हैं? रेडियल, रेडियल है मतलब ये कहाँ मिलेंगे? रूट में, मोनोकॉट रूट भी हो सकता है और डाइकॉट रूट भी हो सकता है, लेकिन एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, 2 से 4 फ्लोएम पैचेस कहाँ मिलेंगे? डाइकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट कैसा होता है? पॉलीआर्क, उसमें 6 या 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है। 2 से लेकर के 6 वैस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? इन डाइकॉट रूट। 6 और मोर देन 6 कहाँ होते हैं? मोनोकॉट रूट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डाइकॉट रूट, ऑप्शन नंबर 1। 104 देखेंगे बेटा, विच सेल डिवीजन इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन? हाँ जी, माइटोसिस, मियोसिस, बोथ 1 and 2, या फिर ए माइटोसिस। ए माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक है। बहुत ही सिंपल इजी सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 105 देखेंगे, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, नहीं बेटा, रिडक्शन डिवीजन किसको बोलेंगे? मियोसिस 1 को। सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन, हाँ इक्वेशनल डिवीजन हम बोलते हैं माइटोसिस को। बोथ रिडक्शन एंड इक्वेशनल, नहीं बेटा, बोथ
रिडक्शन एंड इक्वेशनल मियोसिस होता है, मियोसिस 1 रिडक्शनल, मियोसिस 2 इक्वेशनल। फोर्थ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका माइटोसिस से कुछ लेना देना नहीं है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ होता है? मियोसिस 1 में, इसीलिए आंसर लगाएंगे सेकंड, इक्वेशनल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। Algae have cell wall which is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein। देखो बेटा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन तक तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता है आपके एल्गल सेल वॉल में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। यस बेटा, गैलेक्टिन, मैनोज ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हेमिसेलुलोज। तो सेकंड ऑप्शन बेसिकली क्या होगा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही है, एल्गल जो सेल वॉल्स होते हैं वो इसी के बने होते हैं, ठीक है। काइटिन, काइटिन का सेल वॉल आपको फंजाई में देखने को मिलेगा, या फिर एक्सोस्केलेटन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इन आर्थ्रोपॉड्स। पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल कहाँ मिलेगा आपको? इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 107 देखेंगे। In prokaryotes, special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane in the cell। ठीक है बेटा, तो होता क्या है देखिए, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बैक्टीरिया का सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेल वॉल होगा, ओके, यहाँ पर कुछ पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेसोसोम, ठीक है। और इस अंदर की तरफ फोल्डिंग, इस मेसोसोम के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसीलिए मेसोसोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। Which of the following is not a function of cytoskeleton in a cell? देखो बेटा, जब भी हम साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक्टिन की, हम बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, ठीक है। तो मेनली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिन, मायोसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है? सेल वॉल फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो, या पूरे जब भी आप बात करेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन की, तो उसमें आपके साइटोस्केलेटन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल, तभी तो हम इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, ठीक है बेटा। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? गोल्गी में। ये आपका साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ओके। सेल मोटिलिटी, सेल मोटिलिटी में भी आपका साइटोस्केलेटन का रोल होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन, मोटर प्रोटीन्स लाइक डाइनीन्स, ओके, काइनेसिन्स, ये सब किस में हेल्प करते हैं? इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट या सेल मोटिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है, यही आंसर लगाएंगे। 109 देखेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है ये, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज न्यूमोनिया, ठीक है बेटा, गलती से इन्फ्लुएंजा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये न्यूमोनिया कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा कॉज नहीं करता है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये भी बता रहा हूँ कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये वही बैक्टीरिया है जिससे कि आप HAE 1, 2, 3 ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स जो है वो आप आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो HAE इज हीमोफिलस इजिप्टिकस, ओके, एंड उसी जीनस का एक दूसरा मेंबर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो कि आपको न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है बेटा। तो आपने हीमोफिलस के 2 मेंबर्स पढ़ लिया अभी, एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ओके, जो कि आपका न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, और एक है हीमोफिलस
AGT, ओके, जिससे कि आप HAE1 या फिर HAE2 या फिर HAE3 आरईज आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि हीमोफिलस के दो स्पीसीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक आपके लिए पैथोजन है और एक आपके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स है, ठीक है। चलिए, हीमोफिलस क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। ऑल द डिजीजेज आर स्प्रेड बाय मस्क्यूटो एक्सेप्ट मलेरिया होगा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब आपके किससे स्प्रेड होंगे? वेक्टर कौन होगा? मस्क्यूटो, फीमेल मस्क्यूटो, आइदर फीमेल एडीज और फीमेल क्यूलेक्स और फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ठीक है। एड्स का मेन क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ट्रांसफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ऑप्शन 4 लगाएंगे। 111 देखेंगे बेटा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होता क्या है, एडोलेसेंस में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे स्मोकिंग चालू की, स्मोकिंग के बाद कुछ और लेना चालू किया, धीरे धीरे करके आप अलग अलग ड्रग्स ट्राई करने लगता है पर्सन, और इससे आपको हार्ड ड्रग्स यानी कि नारकोटिक्स या फिर उससे भी जो हार्ड ड्रग्स हैं लाइक कोकेन, ओके, या फिर LSD, इन सब की भी आदत लग जाती है। तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद लीवर सिरोसिस। नहीं बेटा, स्मोकिंग से लीवर सिरोसिस नहीं होता। लीवर सिरोसिस किससे होता है? लीवर सिरोसिस होता है अल्कोहलिज्म से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्मोकिंग increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme bound oxygen। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसकी वजह से एस्फिक्सिएशन होता है। फोर्थ, निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ व्हिच raises blood pressure and increased heart rate। दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। तो इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन नंबर 2, ओके। 112 देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन 1, सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs, ठीक है, क्योंकि वहां पर 2 हैं। 113 देखेंगे। RNA polymerase 3 is responsible for transcription of mRNA। नहीं बेटा, उसके लिए 2 होता है। tRNA, 5s rRNA and snRNA। यस बेटा, ट्रांसफर RNA, 5s राइबोसोमल RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जिससे कि स्प्लाइसियोसोम्स बनते हैं। इनका ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? RNA पॉलीमरेज 3, ओके। hnRNA, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर RNA, इसका सिंथेसिस कौन करेगा? RNA पॉलीमरेज 2 एंड 28s rRNA होना चाहिए था, यहाँ पे n लिख दिया है। 28s rRNA का करेगा RNA पॉलीमरेज 1, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो mRNA एंड hnRNA, RNA pol 2, 28s rRNA, RNA pol 1 एंड tRNA, 5s rRNA एंड snRNA कौन करेगा? RNA pol 3, ठीक है। सो ऑप्शन 2 लगाएंगे। 114 देखेंगे। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the codon is degenerate, ठीक है बेटा। वो सारे कोडोन्स जो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट कोडोन्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 115 देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव कंट्रोल। ये क्या है? ये नेगेटिव कंट्रोल है। ऑप्शन 1 लगाएंगे। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, ध्यान रखेंगे। सो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन यूजिंग द लैक आइजीन या फिर यूजिंग रिप्रेसर प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव रेगुलेशन का, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन बाय कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन CRP, वो किसका एग्जांपल होगा? पॉजिटिव रेगुलेशन का, ठीक है। 3 चीजें बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन यूजिंग द रिप्रेसर प्रोटीन, नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन यूजिंग CRP, कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन, पॉजिटिव रेगुलेशन। एंड ट्रिप्टोफैन का रेगुलेशन इज आल्सो अ पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक
ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है होमोपॉलीसेकेराइड कौन नहीं है, राइट? ग्लाइकोजेन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज का, काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर है, एंड हेपेरिन, हेपेरिन जो है बेटा वो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। हेपेरिन इज अ सल्फेटेड, देखिए बेटा याद रखेंगे हेपेरिन क्या होता है, इट इज अ सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इट इज अ सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग बात करते हैं हेपारिन की, हेपारिन जो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, आपके बेसोफिलिया मास्ट सेल से, ठीक है। तो ये हेपारिन जो है जो कि एक एंटीकोयागुलेंट है, वो क्या है एक्चुअली में, सल्फेटेड एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये क्या होता है, एंटी कोयागुलेंट, यानी कि ये आपका ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा, हेपारिन, ओके। चलिए बेटा इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 4। 117 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। मॉर्फिन इसेंशियल ऑयल होता है क्या, नहीं, मॉर्फिन इज एन अल्कलॉइड, गलत है ये। आर्बिन, सॉरी एब्रीन, एब्रीन इज अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल, इट इज अ टॉक्सिन, ये पिगमेंट नहीं होता, ये भी गलत है। कॉनकैनावेलिन ए, कॉनकैनावेलिन ए इज अ लेक्टिन, और लेक्टिन्स क्या होते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, याद रखेंगे। तो कॉनकैनावेलिन ए इज अ लेक्टिन, ये करेक्ट मैच है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ड्रग नहीं है, ओके। 118 देखेंगे बेटा, ऑल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर, तो ऑल प्रोटीन अमाइनो एसिड्स यानी कि वो सारे अमाइनो एसिड जो कि एक प्रोटीन में आपको मिलते हैं, दे ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा। याद रखेंगे कि अमाइनो एसिड अल्फा भी होंगे, बीटा भी होंगे, गामा भी होंगे, डेल्टा भी होंगे, हर तरह का होगा। अब आप बोलोगे कि ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या चीज़ है, देखिए जब भी आप एक अमाइनो एसिड देखते हो, आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप है, और अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, यहाँ पर H होगा और यहाँ पे R ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अमीनो ग्रुप किसके साथ लगा हुआ है, अल्फा कार्बन के साथ, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अमीनो, और ये किस पोजीशन पर है, अल्फा पोजीशन पर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे बीटा अमीनो एसिड क्या होगा, बीटा अमीनो एसिड होगा ना बेटा। ये देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर COH है, इसके साथ एक अल्फा कार्बन और इसके साथ लग गया ये बीटा कार्बन, और इस पे अगर अमोनिया हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो एसिड। इसी तरह से गामा डेल्टा अमीनो एसिड्स भी होता है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सारे क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन जो बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना होगा, अल्फा अमीनो एसिड्स का, ऑप्शन 1 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे बेटा, हाँ जी, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, बोल रहा है इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज a woman whose father is carrier for color blindness, the probability of their daughter being color blind is, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि if a color blind man, जी, यानी कि जो मैन है, यानी कि जो मेल पैरेंट है वो कलर ब्लाइंड है, उसका जीनोटाइप क्या होगा, XCBY, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ओके। तो XCB होगा, और ये किससे शादी कर रहा है, और वुमन हु इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, जो वुमन है वो कैरियर है, यानी कि एक म्यूटेटेड एलील होगा और दूसरा नॉर्मल एलील होगा। द प्रोबेबिलिटी
द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड इज, तो इनके डॉटर से कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए बेटा डॉटर कब बनेंगे, या फिर ये डॉटर क्या होगी? कैरियर। ये डॉटर क्या होगी? कलर ब्लाइंड। ठीक है बेटा, यानी कि अफेक्टेड। तो दो डॉटर में से एक डॉटर कलर ब्लाइंड है और दूसरी क्या है? कैरियर है, यानी कि परसेंटेज क्या है? 50%, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.5। तो ऑप्शन डी लगाएंगे 0.5, ऑप्शन नंबर 4 0.5 लगाएंगे। 119 के बाद क्वेश्चन देखेंगे 120। ठीक है बेटा, 120 क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल ओनली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा उससे जो कि सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में पॉसिबल हो? क्या होगा? ए बी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ओ की, तो वो पॉसिबल होगा जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो। ए की बात करेंगे तो होमोजाइगस भी हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अगर हम बी की बात करें तो ये भी होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। और अगर हम ए बी की बात करें, ये तभी पॉसिबल है जब हमेशा क्या हो? हेटेरोजाइगस। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? ए बी, ओनली ए बी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो ये जीनोटाइप्स ध्यान रखेंगे बेटा। 121 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। ये जो क्वेश्चन है अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस what will be percentage of heterozygous offsprings in F3 generation? F3 की बात कर रहा है। If one of the F2 hybrid is crossed with any of the parent। ठीक है बेटा, देखिए हम जरा ध्यान से यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए मैंने एक पैरेंट लिया TT क्रॉस TT, ये मेरा क्या था? पैरेंट जनरेशन। इससे मेरा क्या बनेगा? F1 क्या बनेंगे? ऑल TT। हाँ जी, अब हम F1 का क्रॉस कराएंगे TT क्रॉस TT, आपको क्या मिलेगा? F2 क्या मिलेंगे? TT, 2TT एंड TT। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एक F2 का एक पैरेंट के साथ क्रॉस कराना है, यानी कि एक F2 और एक पैरेंट। F2 हाइब्रिड का क्रॉस मान लीजिए करा दिया हमने एक पैरेंट के साथ, आपको क्या मिलेगा? TT, 2TT एंड 2। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपको कितने हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स मिले? 50%। कितने होमोजाइगस मिले? 50%। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, 50%। ठीक है, चलिए (122) देखेंगे बेटा। 122 statin is obtained from, statin क्या होता है बेटा? statin is blood cholesterol lowering agent। ठीक है, और ये कहां से मिलता है? एक ईस्ट से मिलेगा आपको, फंगस से मिलेगा जिसका नाम क्या है? मोनास्कस पुरपुरियस। ठीक है, तो स्टाटिन आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 4। 123 बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, अभी मैं दोनों जरा सा आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, समझाने में आसानी होगी। पहला दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बेस लाइन है, दिस इज फॉर ए। ओके, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर यही है दिस इज बी। ओके, यहाँ पर सबस्ट्रेट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए इधर इस एक्सिस पे आपका क्या रखा गया है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो बेटा, ये ग्राफ देख करके आपको पता चल रहा है कि ए जो है दैट इज विदाउट एंजाइम और बी क्या है?
इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो बी वाला ग्राफ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का है और ए वाला विदाउट एंजाइम का कर्व है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या हो रहा है, आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है, ये क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और ही बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इमेजिन इफ इन अबव ग्राफ ए एंड बी शोइंग एक्टिविटी वन विथ एंजाइम एंड वन विदाउट एंजाइम, तो ए जो है वो विदाउट एंजाइम है और जो बी है वो विथ एंजाइम है। यहाँ पर मैं विथ एंजाइम लिख देता हूँ एज पर द क्वेश्चन, विथ एंजाइम, ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स हायर, हाँ जी, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स हायर दैट ऑफ सबस्ट्रेट, which of the following statement will be correct, यानी कि अगर ऐसा हो, if बड़ा सा यहाँ पे एक if है, if अगर ऐसा हो जाए कि ये आपका सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल था, ठीक है बेटा, तो सबस्ट्रेट यहाँ से होकर के अब प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो आपके सबस्ट्रेट के एनर्जी से क्या है, अधिक हो जाए, ठीक है। तो ये होगा ए विदाउट एंजाइम और विथ एंजाइम क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा बी विथ एंजाइम, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यहां पर भी आपका ये कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू विदाउट एंजाइम वाला कर, बात समझ में आ रही है। तो ये देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है, ये प्लॉट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो जिस समय प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या है, अधिक है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन होगा, इट विल बी एंडोथर्मिक, और ये कैसा का ग्राफ किसका दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक का, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जरा समझना पड़ेगा आपको, ओके। केमिस्ट्री का जो नॉलेज है आपको उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ एंजाइम काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, एक विदाउट एंजाइम और दूसरा विथ एंजाइम, यानी कि एंजाइम कैटालाइज्ड, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ग्राफ बी shows an endothermic reaction with the presence of enzyme, हाँ बेटा, जो यहाँ पे ग्राफ बी है वो क्या होगा, that is showing an endothermic reaction, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के, तो ये करेक्ट है। सेकंड देखिए, in graph A the activation energy becomes higher as compared to the energy difference between substrate and product, हाँ जी बेटा। तो देखो अगर सबस्ट्रेट, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की बात करें, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ए के प्रेजेंस में ये आपका क्या है, ई ए, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से क्या है, अधिक है या नहीं है, रहेगी। तो देखिए द एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स हायर एज कंपेयर टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है आपका यहाँ पर इतने का, इससे ये अधिक है, ये क्या है, अधिक है, एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगा, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ई ए इस डिफरेंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट, इससे अगर कम होता तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लगता, ये एंडोथर्मिक होता ही नहीं, बात समझ में आ रही है। केमिस्ट्री है पर अभी उसको रहने देंगे, बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस केस में ऐसा होगा। सो सेकंड ऑप्शन भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रोसेस ए बिकम्स फास्टर देन दैट ऑफ प्रोसेस बी, कभी नहीं होगा ऐसा, क्यों, बी जो है वो एंजाइम कैटालाइज्ड है, बी का जो एक्टिवेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू ए के प्रोसेस क्या कम है, इसीलिए बी का स्पीड अधिक होगा, ए का स्पीड कम होगा, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, ग्राफ बी shows higher energy difference between substrate and product as compared to energy difference between transition state and substrate, मतलब EA of A and EA of B में ये कम है और ये अधिक है, ऐसा कभी नहीं है, उल्टा है, हाँ जी। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज लेस देन दैट ऑफ
इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, फर्स्ट और सेकंड सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें आपको अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा। रियली गुड क्वेश्चन, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे हम लोग। Question number 124. For a solution, solute potential is always negative. ठीक है, solute potential हमेशा क्या होता है? Negative होता है। अगेन बेटा NCERT की लाइन है, ध्यान रखेंगे। Solute potential is always negative. 125 देखेंगे। An analysis of xylem exudate shows that xylem exudate का मतलब क्या होता है? Xylem के अंदर जो भी आपका solution flow कर रहा है, जो भी xylary sap है, हाँ जी, उसी को हम क्या बोल देते हैं? Xylem exudate। ठीक है, अगर किसी प्लांट को आप कट करोगे तो उसके जाइलम से एक वाटर ड्रॉपलेट जैसा सॉल्यूशन बाहर आएगा, वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जाइलम एक्सुडेट या जाइलरी एक्सुडेट। जब तक वो जाइलम में फ्लो कर रहा है, जाइलम के अंदर है, तब तक हम इसको बोलेंगे जाइलरी सैप, और जब बाहर आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सुडेट। ठीक है बेटा, चलो देखिए आप जरा, तो जाइलम एक्सुडेट का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Some nitrogen travels as inorganic ion, but much of it as organic compound। बिल्कुल सही है बेटा। देखिए, जो भी आपका नाइट्रोजन प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, वो नाइट्रोजन मेनली किसके फॉर्म में मूव करेगा? ये जो नाइट्रोजन है N2, बेसिकली में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट, मेनली नाइट्रेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर किसमें? अमोनियम आयन में। ठीक है, और ये अमोनियम आयन फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपको ग्लूटामेट में। याद कीजिए जरा, किसमें? ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एस्पैरेजीन। और किसमें? ग्लूटामाइन। ठीक है, तो एस्पैरेजीन एंड ग्लूटामाइन ये क्या है? ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो आपका नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के थ्रू? इन द फॉर्म ऑफ एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामाइन, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म है। थोड़ा सा अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होगा, नाइट्रेट एंड अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आप जाइलम का एक्सुडेट देखोगे उसमें से थोड़ा सा नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में होगा, एंड मोस्टली किसके फॉर्म में होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एस्पैरेजिन, ग्लूटामाइन, या फिर इन केस ऑफ सोयाबीन यूरियाइड्स के फॉर्म में, इन सोयाबीन। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। Some nitrogen travels as organic compound, but much of it as inorganic ion। नहीं बेटा, बिल्कुल उल्टा होता है। मोस्टली किसके फॉर्म में करेगा? ऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में, और थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन बोल रहा है all the nitrogen travels as inorganic ions, गलत है, and all the nitrogen travels as organic compounds, ये भी गलत है। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीखने को मिला है बेटा? जो आपका चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसके लास्ट में जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक दिया हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल है, रिडक्टिव एमिनेशन है, ट्रांस एमिनेशन है, उसके लास्ट पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो नाइट्रोजन है उसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, एंड थोड़ा सा किसके फॉर्म में होगा? इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में, दैट कुड बी नाइट्रेट और अमोनियम आयन। ओके, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ग्रेट, चलिए अगर सोयाबीन प्लांट है तो उसमें एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन की जगह क्या होगा? यूरियाइड्स। और आपको
शायद डिफिकल्टी होती होगी यूरियाइड्स को समझने में। यूरियाइड्स आर नथिंग बट एसाइल यूरिया, ठीक है, एसाइल यूरिया को ही हम लोग यूरियाइड्स कहते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिलिंड्रोस्पर्मम इज एन एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। नहीं बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। इन लेग हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन पार्ट इज सिंथेसाइज्ड बाय लेग्यूम प्लांट एंड हीम पार्ट इज सिंथेसाइज्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। हाँ जी, जब एक राइजोबियम स्पीसीज अपने करस्पॉन्डिंग लेग्यूम प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा तो उसके रूट नोड्यूल में, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये रूट नोड्यूल बन रहा है, तो रूट नोड्यूल जो होता है इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियोइड्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, these are बैक्टीरियोइड्स, और ये सारे बैक्टीरियोइड्स के अलावा यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे रूट नोड्यूल में एक मॉलिक्यूल भरा होता है पिंक कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंक कलर्ड लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है। देखो लेग इसलिए बोला क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट में मिल रहा है, और ये है क्या, हीमोग्लोबिन, यानी कि किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन है तो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा हीम और दूसरा होगा ग्लोबिन, ठीक है बेटा। हीम कौन बनाएगा, बैक्टीरिया, और ग्लोबिन कौन बनाएगा, प्लांट, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे, तो ग्लोबिन जो है, जो प्रोटीनियस पार्ट है, वो कौन बनाता है, प्लांट, और जो हीम है, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो कौन बनाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे यहाँ पर। थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। डाईबैक ऑफ साइट्रस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। नहीं बेटा गलत है ये। डाईबैक ऑफ साइट्रस जिंक की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से, जिंक। पीच प्लांट एक्यूमुलेट्स एलिमेंट सेलेनियम। नहीं बेटा, सेलेनियम पीच प्लांट एक्यूमुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे यहाँ पर। 127 क्वेश्चन देखेंगे, ये जेड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। देखिए बेटा, बोल रहा है ड्यूरिंग जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 आर प्रोवाइडेड बाय, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे, जो फोटोसिस्टम 2 है PS2, यानी कि ये क्या है, P680, ओके। इस पे जब लाइट पड़ती है, H लाइट जब पड़ती है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के चला जाता है P680 स्टार के फॉर्म में, और यहाँ से एक्साइटेड फॉर्म के बाद ये फ्लो होने लगेगा FeO5 एंड देन प्लास्टोक्वेनॉन, और ये पूरा ETS के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि आपके रिएक्शन सेंटर में बैठा हुआ है फोटोसिस्टम 2 के, उससे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हाँ जी, ये कमी पूरी कौन करेगा, मैंगनीज, Mn देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया, अब मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब मैंगनीज क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट करेगा और यहां से निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आया कहां से, फ्रॉम द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसके थ्रू हुआ, थ्रू मैंगनीज, और यहाँ पे मैंगनीज ने एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ बैठ करके क्या बनाया है, OEC, ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द क्लोरोफिल A ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ P680, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली ये जो PS2 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आया कहां से है, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके हेल्प से हुई है, ऑक्सीजन इमिटिंग कॉम्प्लेक्स, और उसमें जो एलिमेंट है वो कौन सा है, मैंगनीज। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन 4 लगाएंगे। 128 देखेंगे बेटा,
Generally, 128, oxidative decarboxylation of one pyruvic acid by pyruvate dehydrogenase results in the release of, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ वन पायरुविक एसिड। देखिए जो आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड पे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और बनाता क्या है ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है इसने किया क्या है, इसने किया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है बेटा, क्या किया है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है इससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का रिलीज हो गया है इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो है वो एक C3 कंपाउंड है, इसमें से एक CO2 निकल गया, एसिटल्डिहाइड बन गया जो कि एक C2 कंपाउंड है, ठीक है, याद रहेगा। ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये प्रोसेस होता है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। जब भी हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तो वहां पर हम लोग देखते हैं पायरुविक एसिड से पहले एसिटल्डिहाइड बनता है और फिर एसिटल्डिहाइड से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, ठीक है, ग्रेट। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 1 CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 129, जनरली ग्रोथ इज accompanied by, हाँ जी, जो ग्रोथ होता है वो किससे accompanied होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस ओनली एंड occurs विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, तो ग्रोथ में क्या होगा, कुछ टूटेगा कुछ बनेगा और ये सारा काम एनर्जी ड्रिवन होगा, राइट। तो ग्रोथ जो है सो सिर्फ एनाबॉलिक नहीं होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा, इसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और ये एक एक्टिव प्रोसेस होगा, यानी कि इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, ओके। तो ग्रोथ इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म, ओके। एंड रॉ मटेरियल्स को जोड़ने से ही ग्रोथ होगा, दैट विल बी एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होगा एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन 4 लगाएंगे, ठीक है। बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म occurs by the expense of energy। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे हम लोग, which of the following is not true for gibberellins। हाँ जी, जिब्रेलिन की बात करें हम लोग, जिब्रेलिन एक फाइटो हार्मोन है और ये एक एसिडिक हार्मोन होता है, जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं ये GA1 से लेकर के हंड्रेड्स ऑफ देम। सबसे कॉमन कौन होता है, जिब्रेलिक एसिड 3 GA3, ठीक है। तो ये एसिडिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, नॉट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स, बेटा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जिब्रेलिन जो है वो मेल फ्लावर के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्नेलाइजेशन, यस इट सब्स्टिट्यूट्स वर्नेलाइजेशन, ओके, सही बात है ये। एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग फोटो पीरियड इन LDP, यस बेटा। तो जो भी आपके लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं लाइक सुगर बीट्स, कैबेज, ओके, इनमें अगर जिब्रेलिन का आपने यूज़ किया है तो उनको आप एनुअल्स बना सकते हो, बैनियल्स की जगह एनुअल बना सकते हैं आप, तुरंत उनमें क्या करवा सकते हो, फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ भी सही है, इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट। 131 देखेंगे, which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it, ठीक है। पहला देखेंगे, all reptile possesses scales, have 3 chambered heart and are cold blooded। नहीं बेटा, जो क्रोकोडिलिया होता है, हाँ जी, क्रोकोडाइल, कैबियालिस, एलिगेटर, केमन, जो भी क्रोकोडिलिया के मेंबर्स हैं उनमें हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, all bony fishes have 4 pair of gills and an operculum
ऑन ईच साइड, बिल्कुल सही है। जो बोनी फिशेज होती हैं इनमें कितने गिल्स होंगे? 4 पेयर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ये जो गिल्स होंगे ये बाहर से कवर्ड होंगे फ्रॉम अ बोनी फ्लैप कॉल्ड ओपर्कुलम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की, ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिश में आपका ऑलमोस्ट 6 गिल्स होते हैं। ओके, 6 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे साइक्लोस्टोम्स की तो आपका वहाँ पे 6 to 12 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बोनी फिशेज में हमेशा 4 पेयर्स होंगे और वो ओपर्कुलम से ढके रहेंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थर्ड देखिए, ऑल एम्फीबियंस पजेजेस 2 पेयर ऑफ लिम्स। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इख्थियोफिश को देख लो, इख्थियोफिश ब्लाइंड है, ब्लाइंड एम्फीबियंस है और उसमें कोई भी लिम्ब नहीं होता है, लिम्बलेस होता है वो। फोर्थ देखिए, सिलेंट्रेट्स आर मरीन। ऑल सिलेंट्रेट्स आर मरीन। नहीं बेटा, कुछ सिलेंट्रेट्स आपके फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 132 क्वेश्चन देखेंगे, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। ठीक है, सी एनिमल, स्टारफिश एंड सी क्यूकम्बर। देखो बेटा, स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा है। ओके, सी क्यूकम्बर इकाइनोडर्मेटा है, लेकिन सी एनिमल सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मस्क्यूटो, हनी बी एंड प्रॉन, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्थ्रोपॉड्स हैं। ठीक है, मस्क्यूटो, हनी बी एंड प्रॉन। मस्क्यूटो, हनी बी इंसेक्टा है एंड प्रॉन क्रस्टेशियंस हैं। ये सारे के सारे एक ही फाइलम के मेंबर हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। तो ये करेक्ट है। थर्ड देखिए, ऑर्थवर्म, पिनवर्म एंड फ्लैटवर्म। ऑर्थवर्म एनालिडा है, पिनवर्म एंड फ्लैटवर्म, पिनवर्म एस्केलमेंथ है एंड फ्लैटवर्म इज प्लैटिहेलमिन्थस। तो ये सब अलग अलग हैं। फोर्थ देखिए, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड पाइला। प्रॉन एंड स्कॉर्पियन आपके ऑर्थ्रोपोड हैं, लेकिन पाइला आपका मोलस्का है। ओके, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन 2। 133 देखेंगे, विच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। विच वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कटल फिश, बेटा कटल फिश जो होता है वो होता है मोलस्का। ठीक है, सिफालोपॉड्स। डेविल फिश, ऑक्टोपस। ठीक है, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश इज एक्जोसीटस। फ्लाइंग फिश इज एक्जोसीटस और ये ट्रू फिश है। ठीक है, बोनी फिश है ये, तो ये कॉर्डेटा का मेंबर है। सिल्वर फिश, ये एक इंसेक्ट है। ठीक है बेटा, तो आपका थर्ड आंसर लगाएंगे इसमें। 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पजेजेस स्टिंग सेल्स या निमैटोसाइट्स। ठीक है, स्टिंग सेल या निमैटोसाइट्स, कौन सा करेगा? सी फैन एंड सी एनिमल दोनों सिलेंट्रेट के मेंबर हैं। सी फैन, गोर्गोनिया एंड सी एनिमल, ये दोनों किसके मेंबर हैं? सिलेंट्रेटा के। इसमें निमैटोसाइट्स होंगे। स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, ये दोनों के दोनों ऑर्थ्रोपॉड्स हैं, इनमें स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते हैं, निमैटोसाइट नहीं होते। मस्क्यूटो एंड स्कॉर्पियन, अगेन ऑर्थ्रोपॉड्स। हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ये भी क्या है? सब ऑर्थ्रोपॉड्स हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे। 135 देखेंगे, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विथ इट्स लोकेशन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बोमेंस कैप्सूल में नहीं बेटा, बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा? स्क्वामस। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज फाउंड इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम, पीसीटी नहीं बेटा, पीसीटी में क्या होगा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम नहीं होगा वहां पे। स्क्वामस एपिथेलियम, डीसीटी, डीसीटी में भी क्या होगा? सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 136 देखेंगे, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द टिप ऑफ नोज आर एग्जांपल्स ऑफ। देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में कौन आएगा? पिन्ना। और पिन्ना में सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कार्टिलेज। और ये कैसा कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इन द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पर भी जो कार्टिलेज है वो कैसा है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, नेजल सेप्टम किसका बना है? हाइलीन कार्टिलेज। तो ये याद रखेंगे आप एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द टिप ऑफ नोज इज इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पर वैसा तो ऑप्शन नहीं है, कार्टिलेज दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे।
137 देखेंगे, इन कॉकरोच द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व टू। देखो बेटा यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, जो कॉकरोच होता है उसका आपका जो ब्रेन है वो ऐसा है, दिस इज नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। और यहां से निकला हुआ है एक नर्व कॉर्ड और यहां से दूसरा नर्व कॉर्ड, हर एक नर्व कॉर्ड पे यहाँ पे कुछ गैंग्लियन है जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। इधर से आपके नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है दिस इज सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन एंड दिस इज सर्कमफायरेंजियल, ये दोनों जुड़े होते हैं थ्रू सर्कमफायरेंजियल कमीसर, ठीक है। और यही सब मिलकर के आप क्या करा देते हैं, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। और ये जो आपका सुप्रा इसोफेजियल, देखो बेटा ध्यान देंगे, हाँ जी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात हो रही है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में क्या है, ये दिस इज योर supraoesophageal ganglion, ओके, ये वाला। तो एक पेयर है ये, और ये हर एक कितने का बना हुआ है, 3 गैंग्लिया का। ये क्या है आपका, दिस इज योर सर्कमफायरेंजियल कमीसर, ओके। और ये जो है ये है आपका फायरेंजियल गैंग्लिया, या इसी को बोलेंगे सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान रखेंगे, जो सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया है यहाँ 3 गैंग्लियन से मिलकर के बना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक जाता है किसको, एंटीनी, ठीक है। यहां से एक चला गया कहाँ, एंटीना को। दूसरा किसको चला जाएगा, दूसरा जाएगा आपको कंपाउंड आई, और तीसरा किसको जाएगा, अपर लिप, यानी कि लेब्रम को, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी एक एंटीना, एक लेब्रम, और एक कहां चला जाएगा, एक चला जाएगा आपको कंपाउंड आई, ठीक है। तो बचा ये नीचे का जो फायरेंजियल या सब ओसोफेजियल ब्रेन है, जो छोटा स्मॉल ब्रेन है या ये जो गैंग्लिया है, इनसे भी 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलेंगे, ठीक है। और ये कहाँ जाएंगे, एक जाएगा आपको लेबियम को यानी कि लोअर लिप को, एक जाएगा मैक्सिला को, और एक जाएगा आपको हाइपोफैरिंक्स को, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके 138 देखेंगे बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेजर कॉज ऑफ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, it is an allergy, alveolar wall damage, respiratory surface is decreased, it is due to inflammation of bronchi and bronchioles. How many statements are correct about emphysema disorder? Emphysema में क्या होता है बेटा, alveolar wall is damaged and the respiratory surface is decreased, और ये होता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टार डिपोजिशन। ये टार आएगा कहाँ से, मेजर कॉज ऑफ इट इज सिगरेट स्मोकिंग। तो ए, सी एंड डी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। बी एंड ई स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, करेक्ट आंसर लगाएंगे 3, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। 139 देखेंगे, in which of the following disorder
liver is affected, skin and eyes become yellow due to deposition of bile pigments. किसमें होगा बेटा? जॉन्डिस में. लीवर अफेक्टेड होगा जिसकी वजह से आपका बाइल पिगमेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये जो बाइल पिगमेंट है यानी कि बिलीरुबिन, ये आपको स्किन के नीचे, नेल्स के अंदर, ब्लड में, सब जगह क्या होगा? डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से येलोइंग ऑफ द बॉडी होगी, येलोइंग ऑफ स्किन, येलोइंग ऑफ आईज, येलोइंग ऑफ नेल्स, ये सब होगा कहाँ? जॉन्डिस में. ठीक है, ऑप्शन 2. 140 देखेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है आपको बेटा. कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट किसको बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे हार्ट मसल इज सडनली, और हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. हाँ जी बेटा, अगर हार्ट अचानक से बीट करना बंद कर जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट. ऑप्शन 4. हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं? हार्ट फेलियर हम बोलते हैं इट इज अ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, जिसमें क्या होगा? हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली. ऑप्शन 1. हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड. तो वो जो हार्ट मसल डैमेज होता है उसकी वजह से आपको एंजीना पेक्टोरिस होता है, जो कि चेस्ट पेन होता है. ठीक है, तो हार्ट अटैक ऑप्शन 2 के साथ मैच करेंगे. एंजीना इज एक्यूट चेस्ट पेन, इसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस. हाँ जी, एंजीना पेक्टोरिस इज एक्यूट चेस्ट पेन. ऑप्शन 3, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3. 141 देखेंगे, मैच द टर्म गिवन. ओके, यहाँ पे भी कॉलम 1 कॉलम 2 है, आपको मैच करना है. पीसीटी क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, थर्ड के साथ मैच करेंगे. डीसीटी आयनिक बैलेंस, इट मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस. ओके, एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच के हेल्प से. लूप हेनलीज लूप, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा हेनलीज लूप. काउंटर करंट मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. हाँ जी, जो रीनल मेडुला है, जिसको आप मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं, उसके अंदर जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है फ्रॉम 300 मिलियोस्मोल टू 1200 मिलियोस्मोल, ये मेंटेन करने में कौन हेल्प करेगा? काउंटर करंट मैकेनिज्म. रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल क्या करेंगे? फिल्टरेशन ऑफ ब्लड. रीनल कॉर्पसल किसको बोलेंगे? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल. तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मालपीघियन बॉडी, या इसी को हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्पसल. तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. 142 देखेंगे, फ्रीली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज. स्कल का कौन सा बोन फ्रीली मूवेबल है? मैंडिबल, लोअर जॉ. ठीक है, मैक्सिला इज अपर जॉ, मैंडिबल इज लोअर जॉ. हमारा जो लोअर जॉ होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, जो अपर जॉ है, जो मैक्सिला है, वो इमूवेबल होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे बेटा. 143, which of the following activity or activities remain unaffected if bile juice is not secreted? अगर bile juice secrete नहीं होगा तो कौन सा unaffected रहेगा? Digestion of starch in mouth, हाँ जी, उसको bile से कोई लेना देना नहीं है, तो ये रहेगा. Activation of lipase in duodenum. देखिए बेटा, lipase का एक्टिवेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका बाइल सॉल्ट्स ना आ जाए. ठीक है, तो ये नहीं होगा. ओके, और बाइल जूस अगर नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से आपका जो काइम है वो एसिडिक ही रहेगा, उसका बेसिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन इससे आता है जो कि हेल्प करेगा इन न्यूट्रलाइजेशन. ओके, तो उसकी वजह से भी आपका एक्टिवेशन नहीं होगा लाइपेज का, तो बी नहीं होगा. सी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन डुओडेनम. बिल्कुल, अगर बाइल जूस नहीं है तो बाइल सॉल्ट नहीं है, तो इमल्सिफिकेशन भी नहीं होगा. डी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, उसका बाइल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ए और डी जो प्रोसेसेस हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे इवन इफ बाइल जूस इज नॉट सिक्रेटेड. ठीक है, ऑप्शन 3 लगाएंगे. 144, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? Larynx is a bony box, larynx is a cartilaginous box. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. Epiglottis can be covered by a thin hyaline cartilaginous flap called epiglottis. नहीं बेटा, ये hyaline cartilage नहीं बल्कि क्या होता है? Elastic cartilage होता है. Trachea divides at the level of 5th thoracic vertebra. This is correct.
जो आपका ट्रैकिया है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आकर के, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास आकर के डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, तो ये करेक्ट है। थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। हाँ बेटा, एल्वियोली जो होता है वो थिन इरेगुलर एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस सही है, ग्रेट। सो थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। तो टोटल कितने करेक्ट स्टेटमेंट हो गए? 2। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ओके, नो रिएक्शन। अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो एंटीजन है, एंटीजन ए नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे एंटीजन बी है, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन क्या है? नहीं है। यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी नेगेटिव। क्या हो गया? बी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कि जो ए एंटीजन है ये ए के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ, देखो बेटा ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन ए बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बी ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। RH एंटीजन RH एंटीबॉडी के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन है तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो पर्सन का ब्लड है वो कैसा है? बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए 146 क्वेश्चन देखेंगे। वन 146 देखेंगे बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। किडनी में हमारे 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल और दूसरा होता है जप्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जेजी नेफ्रॉन। ठीक है बेटा, अब जेजी नेफ्रॉन का नंबर जो होता है वो कम होता है। कितना होगा? ओनली अबाउट 15 to 20%। कॉर्टिकल का ज़्यादा होता है, अप टू 80 to 85%। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर, जेजी में करेक्ट है। कॉर्टिकल में लूप ऑफ हेनले इज शॉर्टर, करेक्ट है। वासा रेक्टा इज लेस डेवलप्ड, नहीं बेटा, जेजी में जहाँ पे लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा वहाँ पे वासा रेक्टा डेवलप्ड होगा। ठीक है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ देखिए, नो रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, नहीं बेटा, जेजी अगर जहाँ पे वासा रेक्टा है वहीं पे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा ना। ठीक है, जहाँ पे वासा रेक्टा ही नहीं है वहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी नहीं होगा, इसलिए फोर्थ भी इनकरेक्ट है। करेक्ट सिर्फ एक ही है, रो सेकंड, इसलिए ऑप्शन 2 लगाएंगे। 147 देखेंगे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम बाइंड्स टू, कैल्शियम किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन। किसके साथ बेटा? ट्रोपोनिन। ठीक है, और फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जो कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है दैट विल गेट एक्सपोज्ड। ठीक है, और जब वो एक्सपोज हो जाएगा तो अब जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है विल फॉल क्रॉस ब्रिज विथ एक्टिन, और जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगेन जब वापस से कैल्शियम विथड्रॉ कर लिया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कैल्शियम की कमी हो गई, ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, तो ट्रोपोनिन और मायोसिन वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएंगे। किसके ऊपर? मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर। इसकी वजह से एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा? मास्क हो जाएगा, फर्दर क्रॉस ब्रिज नहीं बनेंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, मसल रिलैक्स कर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 148 देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। विच पार्ट ऑफ ब्रेन हैज वेरी हाई कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन्स? ये कहाँ होता है? सेरिबेलम में। ठीक है बेटा, देखिए हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस ब्रेन में 2 जगह होगा, एक होगा सेरिब्रम और दूसरा होगा सेरिबेलम। ठीक है,
यहाँ ऑप्शन में सेरिब्रम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन 2। 149, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हाइंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, बिल्कुल सही है। अ कनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, बिल्कुल सही है। और ये किसको कनेक्ट करेगा, वेंट्रिकल थर्ड टू वेंट्रिकल फोर। ओके, थर्ड ऑप्शन देखिए, पॉन्स कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल्स कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नहीं बेटा, ये कौन करता है, मेडुला, पॉन्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। फोर्थ देखेंगे, थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, करेक्ट है बेटा। जो थैलेमस होता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेंसरी जो आपके सिग्नल्स हैं, दे आर परसीव्ड एंड इंटीग्रेटेड। मेनली कौन कौन से, विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल, मतलब टच। ठीक है, तो थर्ड भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड गलत है, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 150, thinned out portion of retina where visual acuity is maximum is fovea, fovea centralis। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे याद रखेंगे, पिछले एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया है और उसमें हमने डिस्कस किया है। ये जो रेटिना है, रेटिना यहाँ पर एक ऐसा है आपका, ठीक है, रेटिना जो है बेटा आपका ऐसा चल रहा है। ओके, सो दिस इज योर रेटिना। यहाँ से जो आपका निकल रहा है, ये आपका क्या है, ये सारे के सारे नर्व्स हैं, यहाँ से जो निकल रहे हैं, ये क्या होगा, ऑप्टिक नर्व होगा। ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिक नर्व होगा। ये जो एरिया है, ये क्या है, दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है, ये आपका रेटिना है। ओके, ये क्या आपका रेटिना है। अब रेटिना इस एरिया में देखेंगे बेटा, ये क्या हो गया है, इस एरिया में जो रेटिना है वो थिन्ड आउट है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे मैकुला लूटिया। और यहाँ पे ये जो गड्ढा बना है ना बेटा, ये देखिए, ये जो गड्ढा बना है, इसको हम बोलेंगे फोबिया सेंट्रालिस। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, मैकुला लूटिया। इट हैज ओनली, और ओनली की जगह हम लोग लिख देते हैं ओनली डेंसली पैक्ड कोन सेल्स। और इस एरिया में जो आपकी विजुअल एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फोबिया क्या है, इट इज अ डिप्रेशन। जो गड्ढा है उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया। और जो थिन पोर्शन ऑफ रेटिना है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोन सेल्स हैं, डेंसली पैक्ड कोन सेल्स हैं, रॉड सेल्स नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको विजन होता है वो सबसे हाई रेजोल्यूशन होगा, सबसे अच्छा रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ ऑप्शन में मैकुला नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने फोबिया लगा दिया है। अगर मैकुला दिया रहता तो हम लोग मैकुला को टिक करते। ठीक है, 150 हो गया। 151 देखेंगे, Which hormone is not synthesized in pars distalis? Pars distalis का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है anterior pituitary। ठीक है, pars distalis का मतलब क्या है, anterior pituitary। pars nervosa का मतलब होता है posterior pituitary। ठीक है, चलिए, तो जो pars distalis या anterior pituitary है, ये GH ग्रोथ हार्मोन, हाँ जी, उसके अलावा TSH, ACTH, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन, इनका सिक्रीशन करती है। ठीक है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन सिक्रीट करेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। 152 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लिपोलिसिस करवाएगा, प्रोटियोलिसिस भी करवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं करवाएगा। देखो बेटा, जो भी आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ पर,
करता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ जी, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, या फिर बाय लिपोलिसिस, या फिर बाय प्रोटियोलिसिस, बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन का क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ये ग्लाइकोजिनेसिस कभी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेन को तोड़ रहा है, ग्लाइकोजेन को बना नहीं रहा। सो ऑप्शन 2 लगाएंगे। 153 देखेंगे बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, उसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनी। सो CBAD ऑप्शन 2 लगाएंगे, सॉरी BCAD। ठीक है बेटा, BCAD ऑप्शन 2 लगाएंगे। 154 देखेंगे, when a diploid male plant is crossed with a hexaploid female plant। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो मेल प्लांट है वो क्या है, डिप्लॉइड, और जो फीमेल प्लांट है वो क्या है, हेक्साप्लॉइड, 6 है। तो मेल प्लांट से जब मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, तो वो क्या होगा, N, और फीमेल प्लांट से जब फीमेल गैमेट बनेगा यानी कि एग सेल, वो क्या होगा, 3N। बात समझ में आ रही है। तो पूछ रहा है द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो इन द रिजल्टिंग सीड वुड बी, अब इन दोनों के मिक्सिंग से क्या होगा, 3N और N क्या हो जाएगा, 4N। ठीक है, तो जो प्लॉइडी होगी एम्ब्रियो या जाइगोट की, वो क्या होगी, 4N। जाइगोट एंड एम्ब्रियो दोनों क्या होंगे, 4N। ठीक है, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 155 देखेंगे, Which of the following is an example of entomophilous flower? Entomophilous मतलब जिनका पॉलिनेशन कौन करे, इंसेक्ट। एमोर्फोफैलस, हाँ बेटा, एमोर्फोफैलस का इंसेक्ट से होता है, हाँ जी, उसका अपना स्पेसिफिक वास्प है। ठीक है, हाइड्रिला हाइड्रोफिली, मेज एयर अनीमोफिली, एंड वेलिस्नेरिया हाइड्रोफिली। तो आंसर क्या लगाएंगे, ए, ऑप्शन 1 एमोर्फोफैलस। 156 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 156, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस गिवन बिलो, कट स्टिकी एंड। ठीक है बेटा, कौन कौन स्टिकी एंड करेगा, EcoR1 करेगा, HIND3 करेगा, BAM1 करेगा, HAE3 हीमोफिलस इजिप्टिकस से जो मिल रहा है थर्ड, ये क्या होगा, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। EcoR5 भी क्या करेगा, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। बेटा याद रखिएगा यहाँ पर ब्लंट एंड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको स्टिकी एंड याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको डिफॉल्ट आप क्या कंसिडर करेंगे, स्टिकी एंड। ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करेगा, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है EcoR5 पहला, दूसरा कौन करेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 3 HAE3, और थर्ड कौन करेगा, SMA1। ठीक है बेटा, तो ये 3 आप याद रखेंगे। ये 3 जो आपके मेन हारी हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइना, जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, इनको छोड़ करके जो भी आपको पूछा जाए मोस्टली वो क्या होंगे, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे 3। ठीक है, 157 देखेंगे, 157, which system is not present in bioreactor? बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होगा, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है। ठीक है बेटा, या तो हम एंटी फोमिंग एजेंट डालते हैं या फिर एक फोम कंट्रोल ब्लेड होता है। ठीक है, प्रोपेलर।
एंड फोर्थ हम बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। नहीं बेटा, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम बायोरिएक्टर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स में प्रेशर कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन 4 लगाएंगे यहाँ पे। 158 देखेंगे, एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल, व्हिच इशू इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय दिस बिल। किस इशू को उन्होंने कंसिडर नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे बेटा। हाँ जी, which issue has been taken into consideration by this bill? Validity of GM research, ठीक है बेटा। Not taken into consideration by this bill, क्या लगाएंगे? Validity of GM research, option 4। 159 देखेंगे, first genetically engineered insulin called Humulin, हाँ जी, ये किसने बनाया था और कब बनाया था? तो इकोलाई का यूज करके सबसे पहली बार ह्यूमुलिन का सिंथेसिस, कमर्शियल सिंथेसिस किया था एली लिली एंड कंपनी ने इन 1983, जुलाई 1983, ओके। ऑप्शन 1 लगाएंगे, अगेन एनसीईआरटी का डेटा है ये। 160 देखेंगे, विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस स्टेप ड्यूरिंग प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में सबसे पहले आप क्या करते हो? कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट, फिर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद आप क्या करते हो? एक्चुअली में क्रॉसिंग बिटवीन द डिजायर्ड पेरेंट्स, फिर आप क्या करते हो? सिलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड हाइब्रिड्स, हाँ जी, फिर टेस्टिंग, ये सब कुछ करते हैं। तो इस सब में सबसे जो टीडियस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग एंड टीडियस जो स्टेप होता है, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, हाँ जी। उसमें इमैस्कुलेशन, टैगिंग, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो थर्ड स्टेप है आपका क्रॉस ब्रीडिंग अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, इट इज द मोस्ट टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगेन एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है ये, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 161 देखेंगे, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस इज डन बाय GEAC, हाँ जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है GEAC, जो कि वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स या जीएम ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया को गवर्न करती है, ठीक है। ऑप्शन 1 लगाएंगे। 162 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाँ जी, देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन में ना बहुत आप लोगों को डाउट होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। 162, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, चाहे कोई भी हो, ये दोनों एक्चुअली में क्या होते हैं? दे बोथ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये दोनों क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं on the basis of insertional inactivation, on the basis of insertional inactivation of marker gene. किसका? marker gene. Now this marker gene can be, जो marker gene है वो क्या हो सकता है? ये या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? इट कुड बी एनी एंजाइम मार्कर जीन लाइक लैक्जीजीन, जिससे आप क्या करते हो? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग की, यानी कि हम किसके बीच में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट। और याद रखेंगे ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन में हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के हेल्प से सिलेक्शन करेंगे और ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ जी,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वो बैक्टीरिया जिन्होंने कोई भी प्लाज्मिड को नहीं टेकअप किया है, ठीक है, यानी कि उनमें कोई भी प्लाज्मिड एंटर नहीं किया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिन बैक्टीरिया ने भी प्लाज्मिड को ले लिया है यानी कि ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। और जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट हैं उनमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो उन्होंने ब्लैंक प्लाज्मिड को लिया हो या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को लिया हो। जिन्होंने ब्लैंक प्लाज्मिड लिया है वो क्या होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया है वो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट किसके बेसिस पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द मार्कर जीन, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसमें क्या होगा, आपका जो इंसर्ट है वो किसी एक जीन में गया होगा, और जिस भी जीन के अंदर वो इंसर्ट गया होगा उस जीन का क्या हो गया होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। ये मार्कर जीन एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इन PBR322 वेक्टर, ठीक है, या फिर ये एक लैक्जी जीन भी हो सकता है इन केस ऑफ PUC19, ठीक है, PUC19 वेक्टर, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिका प्लेटिंग स्क्रीनिंग के लिए, और अगर आपने लैक्जी जीन यूज किया था PUC19 वेक्टर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब भी हम रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम किस पे रिलाई करते हैं, ऑन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द मार्कर जीन, ऑप्शन 2, ठीक है। 163 देखेंगे बेटा, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था, 1972। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे हम लोग बेटा, 164, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इज स्प्रेड आउट अप टू, जो लैटिट्यूडनल रेंज है ट्रॉपिकल रीजन का वो कहां से कहां तक होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है बेटा। तो ट्रॉपिक्स हम कहां कहां बोलते हैं, देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के बीच में एक लाइन है जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 पे आपका क्या है, 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ये क्या है, ट्रॉपिक्स है, ठीक है। तो ट्रॉपिक कहां से कहां तक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है बेटा ये फर्दर डिवाइडेड है बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। 20 डिग्री से 40 डिग्री में हम देखेंगे कि चेंज आ जाएगा। चलिए, uh, 165 देखेंगे, 164 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 164, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इज, कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, है ना। अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के बीचों बीच क्या है, 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर, हाँ जी, और इसके यहाँ पर देखेंगे एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर एक और लाइन है दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये जो आपका पूरा का पूरा जोन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2।
165 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इन एन इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, ठीक है, यानी कि दो स्पीसीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, और स्पीसीज कैन शो हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, सिंपल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, सच स्पीसीज इज मोर लाइकली अ पैरासाइट, क्योंकि जो पैरासाइट होंगे उनका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा, मॉर्फोलॉजी सिंपल होगा, एनाटॉमी भी सिंपल होगा। क्यों? बिकॉज दे लूज अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, लाइक अननेसेसरी जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनके पास, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, दे लूज इट, ठीक है। इसकी वजह से जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इट इज वेरी सिंपल, ओके। और जो लाइफ साइकिल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगा, इसकी वजह से क्या होगा, उनको किल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये किसके कैरेक्टर हैं, पैरासिटिक स्पीसीज के। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 166 देखेंगे, द वेटलैंड, हाँ जी, द वेटलैंड्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं किडनी ऑफ प्लैनेट, कवर्स अबाउट डैश ऑफ टोटल अर्थ सरफेस। देखिए बेटा, जो भी आपके वेटलैंड्स हैं, एज पर द रामसर कन्वेंशन, इट फॉलोज 6% ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक है। तो हमारा जो भी लैंड एरिया है उसका 6 to 7% इज योर वेटलैंड्स, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। वेटलैंड्स कितने हैं आपके, 6 to 7% ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक है। और वेटलैंड्स को हमने क्या बोला है, किडनी ऑफ द प्लैनेट, किडनी ऑफ द प्लैनेट। क्यों बोला है किडनी ऑफ द प्लैनेट? बिकॉज it helps in cleaning, okay, not only this, यानी कि फिल्टरेशन एक तरह का आप बोल लो, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अर्काटा मार्स में, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, जो भी आपका वेटलैंड्स होते हैं, दे आर हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। Thirdly, they helps in regeneration of the water table, okay, they helps in cleaning your environment, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। और इसके साथ एक और नाम याद रखेंगे, रामसर कन्वेंशन का। रामसर जो है वो ईरान में एक सिटी है, ठीक है, वहां पे पहली बार ये कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रामसर कन्वेंशन, ओके। 167 देखेंगे, question number 167, select the incorrect statement, members feeding at same profit level are called guild। हाँ बेटा, इनको हम लोग गिल्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या बना रहे हैं, वन गिल्ड, ठीक है। National Forest Policy has recommended 33% forest cover over hills and 67% over plains। बेटा ये उल्टा कर दिया गया है डेटा, डेटा क्या बोलता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है 33% in plains, 33% forest cover in plains and 67% forest cover in hills। बात समझ में आ गया? तो डेटा को सिर्फ उल्टा कर दिया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ध्यान रखेंगे, प्लेन्स में फॉरेस्ट कवर जो रिकमेंड किया गया है वो कम है एज कंपेयर टू हिल्स, ठीक है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं, पार्थेनियम, लैंटाना, आइकोनिया एंड क्लैरियास ग्रैपिनस आर एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लैंटाना अमेरिकाना, ओके, एंड आइकोनिया वाटर हाइसिंथ, क्लैरियास गैरिपिनस दैट इज मांगुर, ये सब क्या है, एक्सोटिक स्पीसीज हैं एंड दीज आर इन्वेसिव स्पीसीज, एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैं ये। फोर्थ देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग कॉप 11। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ था और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 11 था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉप 11। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। 168, बायो प्रोस्पेक्टिंग इज इंक्लूडेड अंडर, बायो प्रोस्पेक्टिंग किसके अंदर है, नैरो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट। क्यों, बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या करते हैं, वी आर लुकिंग एट ऑर्गेनिजम्स
या फिर उनके जीन्स या फिर उनके मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, हाँ जी, या कोई एंजाइम दैट कैन बी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये जो भी है ये एज अ प्रोडक्ट यूज होने वाला है, इसीलिए ये किस में आएगा, नैरो यूटिलिटेरियन में। ठीक है, तो जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है वो किसके अंदर आता है, नैरो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट। ओके, 169 देखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको बताना है। अब देखो जो सबसे बड़ा है दैट इज फिशेस एफ, हाँ जी, ए और बी क्या है, ए इज बर्ड्स एंड बी इज रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया और बर्ड के बीच में क्या आएगा, एम्फीबिया, एंड एवीज एंड फिशेस के बीच में कौन आएगा, मैमेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। 170 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170, the UNFCCC conference, okay, of parties COP21 on climate change at Paris, यानी कि पेरिस कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, was held in year 2015। ठीक है बेटा, तो जो पेरिस कन्वेंशन हुआ है वो कब हुआ है, 2015 में, और ये 21st मीट है, यानी कि COP21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 है। ठीक है, 171 देखेंगे, the rate at which organic matter is built up by consumers per unit area per unit time, हाँ जी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, the rate at which organic matter is built up by consumers, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स की। हाँ जी, तो जो कंज्यूमर अपना बायोमास क्रिएट करते हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कंज्यूमर्स करेंगे उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 172 देखेंगे, which among the following is observed during interaction between wasp and fig, wasp and fig, याद कीजिए, wasp and fig, wasp and fig, ये दोनों क्या हैं, लिंक्ड स्पीसीज हैं। ठीक है, क्रिटिकली लिंक्ड स्पीसीज हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जो वास्प होता है वो फिग का पॉलिनेशन करता है, और साथ में ये जो वास्प है इसी फिग के सिंकोनस फ्रूट के अंदर अपना अंडा भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ओविपोजिशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, ओविपोजिशन होता है, ऑप्शन 4। 173, ट्रांसड्यूसर इन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स। क्यों, ट्रांसड्यूसर हम उनको बोलते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। हाँ जी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ओके, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 174, the story of bird shown in the given figure is related to, यहाँ पे जो बर्ड दिए हुए हैं वो डार्विनियन फिंचेस हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, डार्विन से। कब, वॉयस टू गैलापागोस आइलैंड ऑन HMS बीगल, हाँ जी, हर मैजेस्टीज शिप बीगल, तो ऑप्शन 1 लगाएंगे यहाँ पे। 175, नेचुरल सिलेक्शन हैज एबिलिटी टू मेक पॉपुलेशन लुक डिफरेंट व्हेन इट इज कपल्ड विद रिप्रोडक्टिव सक्सेस। क्यों, अगर नेचुरल सिलेक्शन को आपने कपल किया है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के साथ, तो क्या होगा, नेचर जिस भी वेरिएंट को सेलेक्ट करेगी पॉपुलेशन में, उस वेरिएंट का रिप्रोडक्शन रेट अधिक होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे। ठीक है, देखो होता है, यहाँ पर जरा सब ध्यान देंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि एक पॉपुलेशन है यहाँ पर ऑफ बीटल्स, ओके, इसमें 10 रेड बीटल है, 5 ब्लू बीटल है, और 5 आपके क्या है, ग्रीन बीटल्स है। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पर हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन। क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बीटल्स। किसका हो रहा है, ग्रीन बीटल्स का। क्यों, जो ग्रीन बीटल्स हैं वो ग्रीन बुशेस में छुप जा रहे हैं, और इनका क्रोज जो है वो कम प्रीडेशन कर पा रहे हैं, इसलिए ग्रीन बीटल के पास एडवांटेज है, इसीलिए ग्रीन बीटल का क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है मतलब ग्रीन बीटल का रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रेड एंड ब्लू। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत जरूरी है ध्यान रखने की, कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज देखेंगे, जो पॉपुलेशन साइज है यहाँ पर हमने क्या लिया है, 20,
पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन साइज डिपेंड करेगा ऑन द फूड रिसोर्सेज, स्पेस, लाइट एंड अदर एबायोटिक फैक्टर। तो यहां पर भी पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, पॉपुलेशन साइज विल रिमेन 20। लेकिन अब क्या होगा, सिंस रेड को ज्यादा क्रोस खाएंगे, ब्लू को भी खाएंगे, ग्रीन को कम खा पाएंगे, तो ग्रीन ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। तो हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट पॉपुलेशन बने इसमें हो सकता है कि 10 क्या हो, ग्रीन, हो सकता है कि 7 क्या बच जाए, रेड, और 3 क्या बच जाए, ब्लू। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, इससे जो पॉपुलेशन है अब पहले से डिफरेंट दिखने लगा। हाँ जी, तो नेचुरल सिलेक्शन हैज एबिलिटी टू मेक अ पॉपुलेशन लुक डिफरेंट। ये पहले रेड इसमें डोमिनेट था, अब इसमें ग्रीन डोमिनेंट है, तो पॉपुलेशन अलग दिख पा रहा है। क्यों? जब नेचुरल सिलेक्शन ग्रीन बीटल का हो और ग्रीन बीटल को इसकी वजह से क्या मिले, रिप्रोडक्टिव एडवांटेज या सक्सेस, तभी ये पॉसिबल है। तभी तो ग्रीन बीटल ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और इनका नंबर इंक्रीज होगा और पॉपुलेशन अलग दिखेगी। ठीक है, तो आंसर थर्ड लगाएंगे। 176 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 176। द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टेक्स प्लेस नियरली 65 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ जी, क्रीटेशियस पीरियड में, तो ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड है, ऑप्शन 3। 177 which stage of fertilized egg undergo implantation in uterus of female? Blastocyst। ठीक है बेटा, ऑप्शन 2। mules are result of interspecific hybridization between horse and donkey। ठीक है, हॉर्स और डंकी दोनों ही सेम जीनस के हैं लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, इंट्राजेनिक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है, इंट्राजेनिक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 179 देखेंगे बेटा, सस्टेंटेकुलर सेल्स। अब ये जो नाम है ना, इससे आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। सस्टेंटेकुलर सेल्स हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स को, लाइक सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सर्टोली सेल इज अ टाइप ऑफ सस्टेंटेकुलर सेल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, टेस्टिस ऑफ मैमल्स में, ऑप्शन 1 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, हु डिड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड वर द बेसिस ऑफ लाइफ? इट वाज, तो बेटा ये जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस दिया था हाल्डन ने। ठीक है, जेबीएस हाल्डन। ओके, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया था, स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने। ठीक है, उनका स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि उन्होंने अर्ली अर्थ कंडीशंस को रिक्रिएट किया और वहां पे दे सक्सेसफुली मैनेज टू गेट व्हाट, द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सिंपल शुगर्स, सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ओके, तो एक्चुअली में जो स्टैनली एंड मिलर ने किया था उनको एक्चुअली में अमाइनो एसिड्स मिले थे, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें कि लोगों को शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, ये सब कुछ भी मिला था। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली प्रूव्ड कि जो लाइफ है वो केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू बनी है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज थ्रू कीमोजेनी। ओके, सो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे। ठीक है, सो ये थे आपके 180 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगेन सेम चीज़ है बेटा, लास्ट, बिल्कुल लास्ट का कुछ टाइम चल रहा है, जी जान लगा दीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है। जो आपने पढ़ा है, जो आप जानते हो, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि जब आपका कंफ्यूजन रहेगा तो आप ऑप्शंस देखोगे और डायलेमा में आ जाओगे कि ऑप्शन बी होगा कि सी होगा कि 1 होगा, कौन सा होगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा एंड वहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग करते हो। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना है बिल्कुल कॉन्क्रीट पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग्स को भी रोक लिया ना, योर स्कोर्स आर गोइंग टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो नेगेटिव को बिल्कुल रोकना है, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी याद कर रहे हो, वो बिल्कुल ऐसे फर्म होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा नहीं। ग्रेट, ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर से मिलेंगे विद पेपर डिस्कशन ऑफ MJT 7। थैंक यू वेरी मच।